बारे में पढ़ा था, अकाउंटिंग में जो कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग में कितने ब्रांच होते हैं, कितनी तरीके की अकाउंटिंग होती है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। सबसे पहला आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया था हम लोग का। हाँ 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 हाँ, चलिए वहां से आगे हम लोग आज चले। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़े थे हम लोग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़े थे हम लोग। हम लोग फिर आज ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला जो ब्रांच है अकाउंटिंग का वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा जो 11th और 12th का कोर्स है अकाउंटिंग का, वहां पे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, that branch of accounting which is concerned with, which is concerned with, concerned with recording business transactions, concerned with recording business transactions। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो हिस्सा है जिसका मेन मकसद क्या होता है, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी जिस अकाउंटिंग की होती है उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें ही हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग यहीं सीखेंगे। फिर इसे हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि समराइज कैसे करते हैं वो भी हम लोग यहीं पे सीखेंगे। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि बिजनेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो हमें यहां से मिल जाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ में आ गया? ओके। दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा जो ब्रांच है अकाउंटिंग का उसे कहा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? तो मैनेजमेंट क्या होता है? नहीं नहीं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होता है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करें कि हमारे जो मैनेजर्स हैं उन्हें असिस्टेंस मिले, उन्हें मदद मिले, हेल्प मिले डिसीजंस लेने में, डिसीजंस लेने में, ठीक है। हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन तैयार किया है या फिर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है कहां पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उस इंफॉर्मेशन को हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन ले सकें, ठीक है। हमारे जो मैनेजर हैं उनको इनेबल हम करते हैं कि भैया आप डिसीजन ले सको। इसमें जो अकाउंटिंग उनकी हेल्प करता है उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जो इंफॉर्मेशन हमें दिया है
उस इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से पेश करते हैं मैनेजर्स के पास ताकि उनको डिसीजंस लेने में हेल्प करे। तो ये काम जो अकाउंटिंग करता है उसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैसे करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन कौन सा टूल्स इस्तेमाल करता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ये टूल बनाता है वो, जिससे वो मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। फिर हमारा एक बनता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट फिर वो बहुत सारी रेशियोज निकालता है, अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज और ये सब भी रेशियो पता करके वो मैनेजर्स को देता है और यहां से मैनेजर्स फिर बहुत सारे डिसीजंस पे पहुंच पाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें 12th में पढ़ना है, हमारा 12th का सिलेबस है। अकाउंटिंग रेशियो भी हमें 12th में पढ़ना है, 12th का सिलेबस है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट ना तो 11th में है ना ही 12th में। ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे या फिर सीए वगैरह करेंगे तो वहां हमें फंड्स फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे अकाउंटिंग के ब्रांच पे। तीसरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना कि जो मैनेजर्स है उनको डिसीजन लेने में मदद मिल सके। तीसरा हमारा ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा ब्रांच है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जो क्या करता है, बताता है कि हमें कोई भी काम अगर करना है, क्योंकि बिजनेस में तो चीजें पहले से प्लान होती है कि हमें क्या करना है। बिजनेस में जो चीजें होती है वो तो पहले से प्लान होती है हमें क्या करना है। हाँ, तो उसके लिए यहां पे बनता है कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट बनता है और इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि हम जो काम करने वाले हैं आने वाले एक साल में किसी भी चीज का हमारा टोटल कॉस्ट कितना होने वाला है, टोटल खर्चा कितना आएगा किसी भी काम को करने में, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में हमारा टोटल पैसा कितना लगेगा। और एक और बात जो हमें पता करनी होती है वो होती है पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट का हमारा दाम कितना लगने वाला है। जैसे आप मान लो प्रोडक्शन कर रहे हो 100 यूनिट का और आपका खर्चा लग रहा है 50,000 रुपीज का। ठीक है, कितना खर्चा लग रहा है? 50,000 रुपीज। तो एक यूनिट का खर्चा कितना आ गया, पर यूनिट खर्चा कितना आ गया, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, यानी कि 500 रुपए। तो एक तो इसे एस्टिमेट करना पड़ता है कि टोटल खर्चा हमारा कितना आएगा टोटल, और पर यूनिट खर्चा हमारा कितना आएगा, हर एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दो चीज इसे पता करना होता है। और एक और ये क्या करता है, यहां पे तो हमने प्लान कर लिया, यहां पे हमने प्लान कर लिया कि हमारा कितना पैसा लगने वाला है, और जब हम काम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्चुअल में कितना पैसा लगा है। फिर हम लोग इन दोनों को मैच करते हैं, और अगर यहां पे कोई डेविएशन होता है, कोई अंतर होता है, तो हम लोग नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं। नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी जो वो डेविएशन है, मान लीजिए हमने प्लान किया था कि काम करने में हमारा टोटल पैसा लग जाएगा 50,000 रुपीज, एक्चुअल में लग गया हमारा 60,000 रुपया। तो हम सबसे पहले तो पता करेंगे कि ये 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ कहां, और उसके बेसिस पे हम लोग ठीक कदम उठाएंगे ताकि फ्यूचर में कभी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। तो ये काम किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये पता करना कि हमारा कितना पैसा लगने वाला है किसी भी गुड्स का या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में या फिर कोई भी काम करने में, और हमारा कितना पैसा लग रहा है। दोनों को जब मैच करते हैं तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग, कि मैच करो, अगर कोई डेविएशन है,
कोई डिफरेंस है तो नेसेसरी स्टेप्स लो कि फ्यूचर में ये डिफरेंस आपका ना आए। आप 50 चाहो तो बहुत हार्ड तो वो 51 52 तक में हमारा बन जाना चाहिए। क्लियर है? ओके चलिए अब चलते हैं हम लोग लास्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मेन अकाउंटिंग आपका यही तीन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे वो पूरा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ हम लोग कह सकते हैं टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग बहुत छोटा सा हिस्सा है अकाउंटिंग का, टैक्स अकाउंटिंग। यहां पे क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग का मतलब होता है बस टैक्स कंप्यूटेशन, बस ये बता के देना। क्या हुआ? हेलो, नहीं नहीं वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा कौन, आप कौन बोल रहे हैं? अमित? अमित आपको वीडियो दिख रहा है? कौन बोल रहे हो? अदीब? अच्छा अदीब को वीडियो नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हेलो अदीब? अदीब हेलो? हाँ एक बार तुम रिफ्रेश करो या फिर रीज्वाइन कर लो, तो एक बार वो करके देखो तो। हाँ एक बार रिफ्रेश करो या फिर रीज्वाइन करके देखो। अब आ रहा है अदीब? एम आई विजिबल? अभी भी नहीं आ रहा है? अच्छा रिफ्रेश किए? अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट। हेलो अदीब? हेलो, अब दिख रहा है वीडियो? अच्छा नेटवर्क हमको लगता है कि सही है तुम्हारे इधर का। अच्छा तो देखो कहीं आए फिर। हम्म। देखो नेटवर्क सही होगा तो वीडियो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ओके। अभी तो मैं किसी पब्लिकेशन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैसे अगर आपको जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाने लगेंगे तो आप टीएस ग्रेवाल्स की बुक ले लेना, टीएस ग्रेवाल्स की। हाँ टीएस ग्रेवाल की बुक आप ले लेना। अभी हमारा आज तीसरा लेक्चर है, तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 10 क्लास लग जाता है सिर्फ थ्योरी पढ़ने में। तो अभी एक सप्ताह का और क्लास चलेगा 7 दिन का, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो तब हमें बुक्स की जरूरत पड़ेगी। ओके वैसे आप अभी भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो चौथा जो हम लोग देख रहे थे ब्रांच अकाउंटिंग का, वो है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। और टैक्स अकाउंटिंग का बस इतना मकसद होता है ये कैलकुलेट करके बता देना कि हमें कितना टैक्स पेमेंट करना है। ये छोटा सा ब्रांच है अकाउंटिंग का और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत छोटी है,
बस उसको बता देना है कि हम जो बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर हमें कितने का टैक्स देना है। क्लियर है? टैक्स क्या है? टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मैंडेटरी पेमेंट, ठीक है, मैंडेटरी पेमेंट, प्रॉफिट जो हम कमाते हैं उस पर हमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स क्या होता है? मैंडेटरी पेमेंट, मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा, जो हमें करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। हाँ, यहां पे ये टैक्स कंप्यूटेशन, COMPUTATION, टैक्स कंप्यूटेशन, या फिर टैक्स कैलकुलेशन लिख दो। क्लियर है ये? ओके, चलिए, तो हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग यहां पे खत्म होता है। 4 तरह की ही ब्रांच होती है, 4 ही ब्रांच है अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका मकसद है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका काम होता है इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, उसको मदद मिल सके डिसीजन लेने में। तीसरा था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद था बताना कि हमारा जो हम लोग करने वाले हैं काम, उसमें हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है और पर यूनिट कॉस्ट कितना लगने वाला है। और चौथा हमारा टैक्स अकाउंटिंग, उसका काम बस इतना है, टैक्स कंप्यूट करके देना कि हमारा टोटल टैक्स कितना बनता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो काफी इंटर रिलेटेड है और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा हद तक, उसको हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, फिर आता है हमारा अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के बाद आता है हमारा अकाउंटिंग। फिर हमारा आता है अकाउंटेंसी। और एक और आप कह सकते हो, एक और कह सकते हो आप, अकाउंट्स। अकाउंट्स, तो हम लोग अब ये देखेंगे चारों का मतलब क्या होता है और चारों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग का काम क्या होता है? बुक कीपिंग क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यहां पे हमारा काम बस इतना होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है। बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है उसे हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। ये क्लियर है? हाँ, तो बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं क्लासिफाई, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम लोग करते हैं क्लासिफाई, ठीक है। तो 2 चीजें हम लोग यहां पे करते हैं। आप इसमें अगर आइडेंटिफिकेशन भी जोड़ दो कि हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कहां करते हैं, तो इसी में करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। हम लोग मनी के टर्म्स में बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बताया था जनरल है और स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक है। स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक था हमारे पास,
ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग बनाते हैं लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो बुक कीपिंग का क्या है, तो बुक कीपिंग दैट आर्ट है, वो आर्ट है जिसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करना ही बस इसका काम है। फिर अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग को हम लोग कह सकते हैं इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, वहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। और अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होगी, क्लासिफिकेशन खत्म, तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग करते थे समराइजिंग, वहां पे हम लोग करते थे समराइजिंग, वहां पे हम लोग करते थे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वहां पे हम लोग करते थे कम्युनिकेटिंग, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, वहीं से हमारा जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, और मेन हमारा जो अकाउंटिंग है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हमें यहाँ पे बनाना क्या क्या होता है, तो हमें यहाँ बनाना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस सीट, ये हम लोग यहां बनाते हैं। और इससे पहले यानी कि ट्रायल बैलेंस तक, ट्रायल बैलेंस भी एक चैप्टर होगा हमारा, लेजर के तुरंत बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस तक हमारा अकाउंटिंग सही मायनों में शुरुआत ही नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस तक हम लोग बस बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, बस हम लोग बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। बुक कीपिंग करने के लिए हमें अकाउंटेंसी की ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, बुक कीपिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो यहाँ जो जॉब होता है वो क्लरिकल होता है, क्लरिकल इन नेचर, यहाँ जो क्लर्क वगैरह होते हैं वो ये काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, बस लिख देना है। तो यहाँ पे हमें ना तो अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स की टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है और ना ही ये काम करना इतना मुश्किल है। कैसा जॉब होता है, क्लरिकल, जिसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज ज्यादा नहीं है वो भी क्लर्क तो बन सकता है ना, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड कर सकता है ट्रांजेक्शन्स को। बुक कीपिंग क्लियर हो गया, बुक कीपिंग समझ में आ गया क्या होता है? बस वहां पे हमें ये करना होता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देना होता है बस। अकाउंटिंग क्या होता है, जहां पे हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। और इसका जो जॉब होता है वो होता है टेक्निकल इन नेचर, टेक्निकल इन नेचर। इसको करने के लिए हमें जब तक अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी, अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं होगी, हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है ये हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है। बैलेंस शीट कैसे बनाना है तब तक नहीं बना सकते जब तक हम लोगों ने अकाउंटेंसी की पढ़ाई नहीं करी है। तो इसका जॉब कैसा है, टेक्निकल है, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो क्लरिकल है, कोई भी कर सकता है। तो डिफरेंस पता चल गया दोनों में। छोटा मोटा अगर बिजनेस है, छोटा मोटा अगर बिजनेस है तो दो काम, ये जो दोनों काम है वो एक ही आदमी करता है, अकाउंटेंट ही बुक कीपिंग भी कर लेता है। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो वहां पे बुक कीपिंग करने के लिए दूसरे लोगों को रखा जाता है और अकाउंटिंग करने के लिए प्रॉपर अकाउंटेंट को रखा जाता है। अब हम लोग आते हैं अकाउंटेंसी पे कि अकाउंटेंसी क्या होता है। सिस्टमैटिक
knowledge of principles and techniques which are applied in accounting या फिर while accounting। अकाउंटेंसी क्या है? तो सिस्टमैटिक नॉलेज है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? तो सिस्टमैटिक नॉलेज है। किसका नॉलेज है? तो प्रिंसिपल्स और टेक्निक का। अकाउंटिंग क्या है? तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी क्या है? तो सिस्टमैटिक नॉलेज है। किसका नॉलेज है? तो प्रिंसिपल्स और टेक्निक का। कौन से प्रिंसिपल्स और टेक्निक का? ऐसे प्रिंसिपल्स और टेक्निक का जिसका हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग में या फिर अकाउंटिंग करने में। तो अकाउंटिंग हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में क्या करते हैं? तो यही सब तो बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को बनाने में या फिर अकाउंटिंग करने में हमें जिन भी प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है उसी की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। उसी की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। क्लियर है? हाँ, तो अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जब आप किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो किसी बिजनेस का, बैलेंस शीट बना रहे हो किसी बिजनेस का, तो उसे हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग। उसे हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग। लेकिन जब आप सीख रहे हो कि हमें अकाउंटिंग कैसे करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, हमें चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो। तो अभी हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में हम लोग सीखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करना है। और अकाउंटिंग क्या होता है? तो जब हम लोग किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे, बैलेंस शीट को बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे, तो वो प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाएगा। ठीक है? ये बुक कीपिंग जो है ना, बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। यहां पे हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ये सब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। और अभी जब आप 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ लोगे, फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप सीख जाओगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का हम लोग कैसे ये सब चीजें बनाते हैं। 3 तरह की बिजनेस होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे अकेला आदमी बिजनेस करता है, पार्टनरशिप और कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला 11th में पढ़ना है, पार्टनरशिप और कंपनी 12th में पढ़ना है। क्लियर हो गई चीजें? क्लियर हो गई चीजें? चलिए अब चलते हैं हम लोग अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस relating to a particular person or item. Record of all business transactions relating to a particular person or an item. जब एक पर्सन से जुड़ा हुआ या फिर एक आइटम से जुड़ा हुआ
जब भी एक पर्सन से जुड़े हुए सारे ट्रांजेक्शन्स को या फिर एक आइटम से जुड़े हुए सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग जहां पे लिखते हैं उसी को कहते हैं अकाउंट्स, उसी को कहते हैं अकाउंट्स। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में, आप लोग लिख भी रहे हो क्या या फिर मैं इसे रब करूं? शुड आई रब इट और शुड आई वेट? लिख लिए तो इसको रब करें, हम बुक कीपिंग वाला हम रब कर रहे हैं। चलिए, अकाउंट्स क्या है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। किसी भी एक पर्सन से या फिर किसी भी एक आइटम से जुड़े हुए सारे ट्रांजेक्शंस को हम लोग जहां पे रिकॉर्ड करते हैं उसी को अकाउंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक कस्टमर है राम, हमारा एक कस्टमर है राम, उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को हम जहां पे लिखेंगे उसको कहेंगे हम लोग अकाउंट। किसका अकाउंट? तो राम का अकाउंट। राम ने हमसे कितने का खरीदा, हमने कितने का उसको बेचा, ठीक है, हमने कितने का सेल्स किया, उसने कितने पैसे मुझे दिए, अभी कितने पैसे उससे और लेने बाकी हैं। तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम जहां पे रिकॉर्ड करेंगे एक प्लेस पे, उसी को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। तो ये तो पर्सन हो गया कि पर्सन से जुड़ा हुआ सारा ट्रांजेक्शन। आइटम क्या होता है? इसको हम लोग लेजर बोलते हैं, और अकाउंट जहां हम लोग मेंटेन करते हैं उसको लेजर कहते हैं। ये भी एक चैप्टर है हमारा, हम लोग देखेंगे आगे। हाँ, तो हम लोग आइटम के बारे में देख रहे थे। तो मशीनरी, मशीनरी क्या है? मशीन एक आइटम है हमारे बिजनेस के लिए। तो मशीन से जुड़ा हुआ जितना भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे उसको भी अकाउंट्स ही कहेंगे, और ये होगा हमारा मशीनरी अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट होता है तो हम लोग बैंक से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन वहां पे लिखा होता है। कैश अकाउंट होता है तो वहां पे कैश कितना हमारे पास आया, कहां कहां से आया, कितना हमने खर्च किया और कहां कहां किया, वो सब लिखा होता है। तो अकाउंट समझ में आ गया? हाँ, कोई भी डाउट अगर हो तो पूछोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होता। रब कर दे सबको? ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्लासेस में सब समझ में आ रहा है? हाँ, सब मजे मजे में क्लास सिलेबस खत्म हो जाएगा बिना प्रेशर लिए हुए। बहुत आसान सी चीजें हैं अकाउंटिंग में पढ़ना, कोई दिक्कत कहीं पे आएगा नहीं, सब चीजें हमारी आसानी से खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, पहला या सेकंड टॉपिक ही था हमारा वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक स्टेप जिसे हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, इसको हम लोग आज देखते हैं। अकाउंटिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या क्वालिटी होता है उसमें, देखते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला उसमें होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी होता है या होना चाहिए, दोनों कह सकते हो आप। वैसे क्या होता है हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो भी आप कह सकते हो। तो सबसे पहला होना चाहिए उसमें या फिर होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसा करने योग्य, ठीक है। अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हमें पता चलता है कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ बिजनेस में, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो रिलायबल होता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप कौन सी चीजों पे भरोसा कर सकते हो?
आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे भरोसा कर सकते हो? तो हम लोग वैसी चीजों पे भरोसा करते हैं या कर सकते हैं जिसे हम लोग वेरीफाई कर सकें, जिसे हम लोग वेरीफाई कर सके, या फिर आप ऐसा बोलो कि जिसे हम लोग जब चाहे चेक कर सके। ऐसी चीजों पे हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अकाउंटिंग का भी जो इंफॉर्मेशन होता है, अकाउंटिंग से भी हमें जो चीजें पता चलती है वो रिलायबल होती है। किस सेंस में? कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होता है। और रिलायबल क्यों होता है? क्योंकि हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट दिखा रहा होगा, इसको हम लोग प्रॉफिट करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को उसको चेक करेंगे। यहां पे भी अगर कोई गलती नहीं मिला तो फिर हम लोग आगे जाएंगे, कहां पे? पीछे की तरफ जाएंगे। कहां पे जाएंगे? हम लोग जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में वहां भी अगर कोई गलती नहीं मिला तो एक कदम और पीछे जाएंगे। कहां पे? लेजर अकाउंट में। लेजर में जाएंगे हम लोग, वहां भी कोई गलती नहीं मिला तो हम लोग कहां जाएंगे? जनरल में। जनरल में जो हमने रिकॉर्ड किया है ट्रांजेक्शन्स, वहां पे। ठीक है? और ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड होती है वो ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं होती है। आपने जो रिकॉर्ड किया इसका सबूत भी दिखाना पड़ता है। जब कंपनीज वगैरह में ऑडिट होती है तो ऑडिटर्स जो आते हैं तो पूछते हैं कि आपने जो यहाँ पे दिखा रखा है कि 5,000 रुपए का आपका खर्च है, ये खर्चा आपने कहाँ किया, इसका बिल दिखाइए। तो उसके लिए हम जो भी यहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स यानी कि भाउचर बना के रखते हैं। ठीक है? हमने कहां से खरीदा, कितने का, वो बिल भी हमारे पास होना चाहिए। हमने कितना किसको बेचा उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है? सारी चीजों का डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा तभी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहीं पे दिक्कतें अगर होती है तो ऑडिटर उनको पकड़ लेता है। अगर सारे स्टेप में आप पार कर गए और आपकी अकाउंटिंग में कहीं गलती है तो आप यहां आके पकड़े ही जाओगे। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है प्रॉफिट का, वो गलत नहीं हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है? समझ में आ रहा है ये? चलिए, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? रिलायबल होता है, हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें कभी उस पर शक होगा हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। चलिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा क्या गुण होता है अकाउंटिंग में? दूसरा कौन सा क्वालिटेटिव गुण होता है उसमें? तो वो होता है रिलेवेंस। रिलेवेंस, ठीक है? रिलेवेंस का मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वही इंफॉर्मेशन हमको दो, फालतू का इंफॉर्मेशन मत दो। हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही इंफॉर्मेशन दो, जो जरूरी का नहीं है वो मत दो। ठीक है? हाँ, एक्स्ट्रा अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन मत दो जो हमारे काम का ही नहीं। ठीक है? जिसका कोई यूज ही नहीं है। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? यूजफुल, यूजफुल। ठीक है? जैसे अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेने जाती है, बैंक से वो लोन लेने जाती है तो बैंक ज्यादा इंटरेस्टेड होता है किसमें? ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो बैलेंस शीट में। ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो बैलेंस शीट में। तो उसे बैलेंस शीट चाहिए तो बैलेंस शीट देना पड़ेगा, बैलेंस शीट देना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहे हो और बैलेंस शीट नहीं दे रहे हो तो दिक्कत है। और अकाउंटिंग ऐसा करता है, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वही देता है। यहां तक अकाउंटिंग क्या करता है? सारा इंफॉर्मेशन दे देता है। अपने एनुअल रिपोर्ट में वो सारा इंफॉर्मेशन दे देता है, फिर आपको जो चाहिए आप वहां से
ले सकते हो। रिलेवेंस का एक और डायमेंशन है कि जब चाहिए तब दो, जब चाहिए तब ही हमें इंफॉर्मेशन दो। और अकाउंटिंग ऐसा करता है, आपको हमेशा जब उसका ईयर खत्म होगा यानी कि 31 मार्च को वो अपना इंफॉर्मेशन यानी कि एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर देता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। पहला तो अकाउंटिंग ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है क्लास? हाँ बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तीसरा होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, यहां पे अकाउंटिंग को कहा गया है कि अकाउंटिंग भैया ऐसा इंफॉर्मेशन दो जो हमें समझ में आए, ऐसा इंफॉर्मेशन दो जो हमें समझ में आए। अब सारे जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, वो तो ऐसे नहीं है जिन्हें अकाउंटिंग का नॉलेज है। सारे, जैसे मान लीजिए हम किसी आदमी से, बैंक से नहीं, किसी आदमी से जाते हैं लोन मांगने, या फिर छोड़िए किसी बिजनेसमैन से जाते हैं हम लोग उधार मांगने, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन मांगने, तो उसको बहुत जरूरी होगा ये पता लगाना कि हमारे बिजनेस का जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो अच्छा खासा है। आप अगर किसी फ्रेंड से उधार मांगने जाओ, पैसे मांगने जाओ, तो वो पहले क्या चेक करेगा कि आप उसको वापस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, चेक करेगा ना। पहले वो ये देखेगा कि आप इतने, बिल्कुल करेगा, वो देखेगा कि आप इतने केपेबल हो कि नहीं कि उसको पैसे वापस करोगे। तो बिजनेस भी जब किसी से उधार में ट्रांजैक्शन मांगती है तो वो भी चेक करता है कि बिजनेस का उतना पोजीशन अच्छा है या नहीं है कि ये पैसे मेरे वापस कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस डूब जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम जिससे उधार मांग रहे हैं उसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो उसको अगर हम ऐसा इंफॉर्मेशन दे देंगे जिसमें सिर्फ अकाउंटिंग के टर्म्स का यूज किया गया है, तो ये तो समझ ही नहीं पाएगा। तो अकाउंटिंग क्या करता है, अपने इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि सारे लोग, ऐसे लोग भी जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, वो भी समझ सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा पोजीशन कैसा है। हम लोग जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते थे वहां पे ये सब चीज भी देखते थे कि अपने इंफॉर्मेशन को हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करें कि सब लोगों को समझ में आ जाए। क्लियर है? हाँ तो अकाउंटिंग हमें ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिसको समझने में कोई दिक्कत हमें नहीं आती है। ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो क्वालिटेटिव है। ये क्वालिटी अकाउंटिंग में होती है। लास्ट पे अगर हम लोग आए तो लास्ट हमारा अकाउंटिंग कैसा इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है कंपेयर करने में। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, दो स्टूडेंट हैं, एक है ए और एक है बी। हाँ, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट क्या है, बी है, बी है। एक के स्कूल वालों ने क्या किया है, ग्रेडिंग सिस्टम दिया है, इसको दे दिया गया है A+ मार्क्स। और बी के स्कूल वालों ने क्या किया है, दिया है 93.8% मार्क्स। अब दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? दोनों में कंपेयर कर सकते हैं क्या? मुश्किल है कंपेयर। इसको एग्जैक्ट कितना परसेंटेज आया है पता लगा सकते हो क्या? जब तक नहीं, तो जब तक पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट A+ का मतलब क्या है, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है?
तो उस तरीके से अब अगर कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको ग्रेडिंग में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करना है। ये आप पढ़ोगे सीए वगैरह करोगे तब, या फिर बीकॉम में पढ़ोगे, 11th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस पे ही सारा अकाउंटिंग टिका हुआ है। अगर आपको ये चीजें आ गई समझ में तो फिर आपको सीए में भी बहुत काम आता है, अकाउंटिंग में ये अगर आ गई समझ में तो अकाउंटिंग में कहीं दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप सीए करो, चाहे बीकॉम करो, चाहे एमकॉम करो, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही टिका हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का जो तरीका आप पिछले सालों अपना रहे थे वही तरीका अपनाओ, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी चेंज मत करो, जो तरीका आप अपना रहे हो उसको अपनाते जाओ। ठीक है, ठीक है। और एक ये भी कहती है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए मोबाइल इंडस्ट्री है, तो मोबाइल इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीका ओप्पो कंपनी अपना रही है वही तरीका वीवो को भी अपनाना चाहिए, वही तरीका सैमसंग को भी अपनाना चाहिए, वही तरीका एप्पल को भी अपनाना चाहिए, और वही तरीका ऐसी जो भी मोबाइल कंपनी है उन सबको अपनाना चाहिए, ताकि सब लोग अपने परफॉर्मेंस को एक दूसरे से कंपेयर कर सके। तो अकाउंटिंग हमको ऐसा इंफॉर्मेशन देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साफ कहता है कि भैया आप वैसा ही तरीका अपनाओ जो आपके कॉम्पिटिटर्स अपना रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने 4 पढ़ा उसमें कहीं पे भी कोई डाउट? ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर की खत्म होने की ओर चल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो इस टॉपिक को हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है।